बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हम बात करेंगे जी ह्यूमन जोग्राफ़ी की, यानी कि जो इंसानी जोग्राफ़ी है, इंसानी जो जोग्राफिया है, इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म की डिबेट। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे, माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान की बात करेंगे, पुल एंड पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन या अर्बनाइजेशन की हम बात करेंगे, और फिर अर्बनाइजेशन एंड फैक्टर ऑफ अर्बनाइजेशन की हम बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब देखिए, सबसे पहले आपने ये समझना है जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें बहुत सी उसकी सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो उसमें से एक जो है हम जिसको डिस्कस करने लगे, वो तमाम चीज़ें जो कि इंसान से मुताल्लिक जो मालूमात हैं, ठीक है, उन मालूमात को शेयर कर रही हैं, उन मालूमात को बता रही हैं, तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट हैं। चाहे उसके अंदर इकोनॉमी आ जाए, चाहे उसके अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशंस आ जाएं, ठीक है, और चाहे उसके अंदर जो है वो हमारा ये जो ग्रोथ पैटर्न है ये आ जाए, इससे रिलेटेड चीज़ें आ जाएं, तो ये सारे का सारा जो है वो कल्चर आ रहा है, कल्चरल डिबेट्स आ रही हैं, तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक्चुअली में पार्ट है कि दुनिया के किस हिस्से में कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है या वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है। तो ये जो ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, स्टडी जो है वो किसके मुतालिक, अर्थ के मुतालिक जो स्टडी है वो है। तो अर्थ के मुतालिक जितनी भी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो वो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। इससे पहले हमने जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखते रहे, फिजिकल ज्योग्राफी हम देखते रहे हैं। ठीक है, कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो है वो यूनिवर्स की क्रिएशन क्या है, फिर उसमें क्या क्या जो है फैक्टर्स हैं, ओशंस कैसे हैं, एयर जो है, विंड क्या है, वो सारे का सारा हम जो है वो देखते रहे। तो इस पर हम आज ये बात करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी डिबेट की कि डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। ये एक बहुत ही फेमस डिबेट थी और है और रहेगी। ठीक है, गो कि अब इसका जो 1950 के बाद जो कर्व है वो चेंज हो चुका पॉसिबिलिज्म की तरफ, लेकिन फिर भी जो है ये डिबेट अपनी जगह पे मौजूद है और ये डिबेट हर जगह आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो आपको वहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखने को मिलेगी, अगर आप हिस्ट्री के अंदर बात करेंगे वहाँ देखने को मिलेगी, अगर आप ज्योग्राफी के अंदर जैसे हम देख रहे हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से आप अगर बात करेंगे रिलीजन की, ठीक है, मजहब के हवाले से, तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही फेमस डिबेट है। अब डिबेट क्या है, देखिए डिटर्मिनिज्म क्या है और पॉसिबिलिज्म क्या है। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि बहुत से साइंटिस्ट या फिलोसफर जो पहले थे उनका ये मानना था कि इंसान जो है उसकी जो ज़िंदगी है वो जो भी लाइफ के अंदर अपनी करता है उसमें उसकी जो फ्री विल है, ठीक है, यानी कि जो उसकी अपनी मर्जी है वो ना होने के बराबर है, बल्कि वो सब कुछ वो करता है जो हालात जो हैं उससे करवाते हैं या जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं उसके अंदर उसका कोई भी अमल दखल नहीं होता। तो यही जो है ये डिटर्मिनेशन है, यानी कि डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है कि पहले से तयशुदा कुछ उसूल और उन्हीं के मुताबिक इंसानी जिंदगी गुजरे। इसको हम जैसे हम मानते हैं डेस्टिनी, ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई ह्यूमन डेस्टिनी में क्या था कि भाई उसने कब पैदा होना, ठीक है, उसकी पैदाइश है, उसकी मौत है, और उसने क्या क्या ज़िंदगी में करना है, क्या जॉब्स करनी है, जो कुछ भी है वो सब कुछ डेस्टिनी पे है और डेस्टिनी जो है वो तय कर चुकी। तो मज़हब भी इसको आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट करता है कि भाई सब कुछ तय है। बहुत से लोग आपको इस्लाम के अंदर इवन देखने को मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भाई सब कुछ तय है, जिनमें ख़ास करके हमें इब्न खुल्दून जो हैं वो भी दिखाई देते हैं कि जो इब्न खुल्दून है बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। ठीक है, तो वो भी ये मानते हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी है वो एक्चुअली में वो डिटर्मिनिज्म के ऊपर ही बेस करती है कि सब चीज़ें पहले से तय हैं और उस तयशुदा ज़िंदगी के अकॉर्डिंगली हम जो है वो इसको गुजार रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट हमें देखने को मिलता है हर जगह पे, वो क्या है, वो पॉसिबिलिज्म की बात करता है। वो ये कहता है ऐसा कुछ नहीं कि तयशुदा पहले से जो तयशुदा है वो कुछ नहीं है, बल्कि इंसान जो है वो अपने सर्कमस्टेंसेस खुद क्रिएट करता है, अपनी लाइफ को खुद बनाता, अपनी लाइफ को खुद बिगाड़ता है, वो तय करता है कि उसने लाइफ के अंदर जो है वो क्या करना है। ठीक है, यानी कि जो डेस्टिनी है वो कुछ भी नहीं बल्कि जो फ्री विल है वही सब कुछ है। ठीक है, फ्री विल का मतलब क्या है कि आपने अपनी मर्जी से तय किया कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको क्या करना है, किस तरह से, यानी कि पॉसिबिलिज्म है, पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी अपने जरिए से अपने थ्रू जो है अपनी मदद आपके तहत जो है वो सेल्फ हेल्प के थ्रू कल को कुछ भी कर सकते हैं और बन सकते हैं, और इसके ऊपर एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो जैसे मैंने कहा 1950 से पहले, 1950 से पहले मेजॉरिटी जो थी यानी 80% जो थॉट
थॉट्स थे फिलोसोफर्स के, वो डिटर्मिनिज्म के ऊपर बेस करते थे कि भाई जो भी ज्योग्राफी के अंदर डिटर्मिनिज्म की अगर बात करें तो उनका ये कहना था कि जो भी शख्स जो है वो जिस इलाके में रहेगा, अगर वो किसी पहाड़ी इलाके में रहता है तो उसकी लाइफ उसके अकॉर्डिंगली होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाके की जो जिंदगी है, जो आबो हवा है, जो क्लाइमेट है, वो उसके ऊपर असरअंदाज होता है, तो वो वैसा ही होगा। और कोई अगर प्लेन एरिया में, मैदानी इलाके में रहता है तो वहां के सर्कमस्टेंसेस उसके ऊपर असरअंदाज होंगे और वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो चलेगा। इसमें हमें सबसे पुराना जो थॉट मिलता है वो हेरोडोटस को मिलता है। ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन, सबसे पहले हिस्टोरियन माना जाता है, गुजरे ग्रीक हिस्टोरियन, ठीक है। तो ये भी यही मानते थे कि भाई जो डिटर्मिनिज्म है वही एक्चुअली में सब कुछ है, कि इंसान की लाइफ जो है वो तयशुदा है। जैसे उन्होंने कहा कि जो मिस्र है वो तोहफा है दरियाए नील का, कि भाई मिस्र अगर उसकी ग्रोथ है, उसकी तरक्की है, या वो जितना भी आगे गया उस टाइम पे, ऑब्वियसली उस टाइम की बात हो रही है बीसीस की, तो वो क्यों आगे गया? वो सिर्फ इसलिए गया कि दरियाए नील जो है वो अपने साथ जो मिट्टी लाता है, उसने उसकी वजह से मिस्र को बनाया, यानी वो मिट्टी वहां फैलाई तो फर्टाइल लैंड बनी। उसकी फर्टिलिटी पहले से तयशुदा थी, मिस्र के मरहून मिन्नत थी, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट थी। उस वजह से उसने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस या तरक्की की। ऐसा नहीं था कि उन्होंने खुद जो है वो किया हो, तो ये मानते थे। इसी तरह से बाद में आने वाले जो फिलोसोफर्स थे, खास करके प्लेटो की बात की जाए तो वो भी ऐसा ही मानते थे। तो जितने फिलोसोफर्स थे वो पहले यही मानते थे कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं, कि जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो सख्त ही होंगे। क्यों सख्त होंगे? उनके दिल भी सख्त होंगे, उनकी जानें भी सख्त होंगी, और वो बहुत ज्यादा तरक्की भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर उस एरिया की क्लाइमेट का असर होगा जो पहले से तयशुदा है, कि उनका वहां पैदा होना भी पहले से तयशुदा था। इसी तरह जो मैदानी इलाके के लोग हैं वो उनकी लाइफ कुछ और होगी। जो साहिली इलाके के लोग हैं, माना जाता था वो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होंगे, वो सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड होंगे, वो ग्रोथ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो सबसे नजदीक है समंदर के, तो इसलिए वहां का जो क्लाइमेट है उनके ऊपर असरअंदाज होगा। ये ज्योग्राफी की अंदर बात की जा रही है। तो डिबेट तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर है। जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हमने देखा था, विल वर्सेस डेस्टिनी की हमने बात की थी, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने कहा मजहब भी जो है इसके ऊपर डिबेट करता है। तो अब देखिए यहाँ पे दो थॉट्स हैं, एक है डिटर्मिनिज्म का या फ्री विल, जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। तो डिटर्मिनिज्म में होता क्या है कि माना यह जाता है कि आपका जो ब्रेन है, जो भी वहां का सर्कमस्टेंसेस मौजूद हैं, वो ब्रेन क्या करेगा, उसी के ऊपर थॉट करेगा। जो चीजें मौजूद हैं उनके ऊपर थॉट करके कॉन्शियस अवेयरनेस क्रिएट करेगा और उसके बाद उसके ऊपर एक्शंस होंगे, ठीक है। कुछ नया नहीं हो रहा। लेकिन फ्री विल क्या है कि भाई आप कहीं पे रहते हैं, कुछ है, आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं। उसमें पहले कॉन्शियस थॉट्स होंगे, आप सोच विचार करेंगे, आप सीखेंगे, लर्न करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर आप ब्रेन को एक्टिव करेंगे, ब्रेन से फिर काम लेंगे और फिर एक्शन होगा। समझ रहे हैं? यानी एक जगह पे ब्रेन एक्टिव है, अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो वो एक्टिव है। एक्टिव कहां पे है? जहां पे फ्री विल है कि हमने अपनी जिंदगी खुद बनानी है। दूसरी साइड पे जहां पे हम देखते हैं कि ब्रेन जो है वो पैसिव है, तो वहां पे क्या है कि भाई ब्रेन ने वही काम करने हैं जो पहले से तयशुदा हैं। तो आप खुद अपनी लाइफ को अगर इसमें देखने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम कहते हैं नहीं यार ये तो तकदीर में लिखा हुआ था, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं डिटर्मिनिज्म की। फिर हम कहते हैं नहीं यार ये तकदीर में नहीं था, बल्कि हमने अपनी लाइफ बनानी है, हमने चूज करना है, हमने अपनी हैबिट्स जो है उनको चेंज करना है और आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं फ्री विल की या पॉसिबिलिज्म की। तो अब ज्योग्राफी 1950 के बाद इसलिए पॉसिबिलिज्म को मानता है क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी सामने आई, जैसे कि पहले ये कहा जाता था कि जो भी पास्ट जो सिविलाइजेशंस थी उनकी कोलैप्स की वजह क्या थी? डिटर्मिनिज्म। यानी वो तयशुदा था कि एक बड़ा सैलाब आएगा, कोई जलजला आएगा तो उन्होंने खत्म हो जाना है, और साइंस भी यही मानती थी। लेकिन 1950 के बाद माना ऐसा नहीं है भाई, कि इंसान चाहे तो पॉसिबल कर सकता है। जैसे कि उसमें रेवोल्यूशंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने रोल प्ले किया बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई ये हम मान सकते हैं कि इंडस्ट्री के थ्रू, पहले देखें इंडस्ट्री तो थी नहीं तो चीजें पैदा हो ही नहीं सकती थी। अगर हम डिटर्मिनिज्म की बात करें तो फिर तो कुछ भी पैदा नहीं हो सकता था, लेकिन इंडस्ट्री ने उसे पॉसिबल किया, मुमकिन बनाया। तो इसका मतलब जो मुमकिन बनाया तो वो क्यों था? वो पॉसिबिलिटी थी, वो इंडस्ट्रीज के थ्रू था। फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, ये एग्रीकल्चर एडवांसमेंट हुई। तो पहले लेट सपोज मानते हैं कि एक कनाल की एक जमीन का टुकड़ा है, और ये मान लिया जाए डिटर्मिनिज्म के थ्रू कि इससे हमें जो है वो 50 मन की पैदावार मिलेगी, ये तयशुदा है, ठीक
ठीक है, पहले के थॉट के अकॉर्डिंगली। फिर हमने देखा जब एग्रीकल्चर एडवांसमेंट हुई तो उसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया, मजीद जो है वो खादें वगैरह इस्तेमाल की गई, पेस्टिसाइड इस्तेमाल की गई, तो अब वही एक कनाल की जमीन जो है 50 के बजाय 150 मन जो है वो वहां पे हमें प्रोडक्शन दे रहा है। इसका मतलब अब क्या हुआ, क्या पॉसिबलिज्म की तरफ हम चले गए, अब डिटरमिनिज्म नहीं था, क्योंकि डिटरमाइन तो ये था कि 51 होगा, लेकिन हमने क्या किया, हम 150 के ऊपर पहुंच गए, प्रोडक्शन को डबल से डबल कर दिया। सो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबलिज्म है कि आज की जदीद टेक्नोलॉजीज जो हैं उन्होंने हर चीज के अंदर रेवोल्यूशन को क्रिएट कर दिया कि आज सहरा के अंदर भी अगर आप जो है वहां पे एक नखलिस्तान बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप गार्डनिंग करते हैं तो कर सकते हैं साइंस के थ्रू, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब पॉसिबलिज्म जो है वो ज्यादा ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि हम किस तरह से ज्यादा टेक्नोलॉजी को, अपने नॉलेज को यूज करके चीजों को पॉसिबल कर सकें। तो यही डिबेट है डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी वर्ल्ड पॉपुलेशन की और पॉपुलेशन ग्रोथ की, कि दुनिया जो है उसकी आबादी कहाँ जा रही है और ये दुनिया की आबादी जो है वो क्या असरात मुरतब करने वाली है या क्या कर रही है, ठीक है। तो अब अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें इस टाइम पे, तो हम रफली आपको दो तरह की थॉट्स देखने को मिलेंगे। एक वो हैं जो कहते हैं भाई 8.4 बिलियन की इस टाइम पे आबादी दुनिया के अंदर मौजूद है, ठीक है, और यानी 8.4 अरब आबादी जो है वो दुनिया के अंदर है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि भाई इस टाइम पे जो है वो तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 8 अरब के करीब जो है वो आबादी दुनिया की मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी आबादी है। और आबादी से ही हर चीज लिंक करती है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है, देखिए ह्यूमन लाइफ और ये जो अर्थ है ये दोनों एक दूसरे के साथ लेके चल रहे हैं कि अर्थ के ऊपर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, तो इसका मतलब ह्यूमन लाइफ ही जो है वो अर्थ को डैमेज भी कर रही है। और जिस तरह जो है अर्थ की कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है, तो वैसे वैसे अर्थ जो है वो डैमेज भी होती जा रही है, जिसमें हम क्लाइमेट को हम कहते हैं भाई क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है जी। और ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करते हैं, पोल्यूशन की हम बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं आबादी की कि भाई आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है। लेट सपोज एक जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि जो कोरोना है वो इसलिए आया कि भाई दुनिया की आबादी को कंट्रोल किया जा सके, या हम कहते हैं वन वर्ल्ड ऑर्डर है कि भाई दुनिया की आबादी को कंट्रोल करना मकसद है ताकि इसको एक गवर्नमेंट के नीचे लाया जा सके। तो बहुत से थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं आबादी के ऊपर कि भाई आबादी को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के जो है वो मेयर्स किए जा रहे हैं, लेकिन इसके असरात भी इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस टाइम पे हम बात करें दुनिया की आबादी की, तो तकरीबन हमें देखने को मिलेगा कि 8 अरब के करीब ही आबादी है, यानी 7.9 है। तो 7.9 का मतलब ये है कि 8 अरब के करीब ही जो है वो आबादी इस टाइम पे हमें दुनिया की देखने को मिलेगी। अब अगर हिस्ट्री में अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो जो पिछले 300-400 साल के अंदर, ठीक है, पिछले 300-400 साल के अंदर जो आबादी बढ़ी दुनिया की, वो आबादी पहले कभी भी नहीं बढ़ी थी। ऐसा नहीं था कि स्टार्ट से ही आबादी इसी जो है वो ग्रोथ से, इसी तरह से, इसी रेशो से जो है वो बढ़ रही थी, ऐसा नहीं था। बल्कि ये जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, तो वैसे वैसे आबादी भी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वो फैक्टर्स जिससे आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। ये स्टार्ट की अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें कि सबसे पहले क्या था, तो जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया तकरीबन 6000 बीसी के लगभग, ठीक है, यानी कि कुछ 6000 बिफोर क्राइस्ट अगर हम बात करें, जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, जो एक बहुत बड़ी तरक्की थी कि पहली बार इंसान ने एग्रीकल्चर को, शिकार का ज़माना गुजरा तो एग्रीकल्चर के थ्रू जो है वो खाना पकाना सीखा, तो वो उस टाइम पे दुनिया की आबादी तकरीबन 80 लाख थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 80 लाख की आबादी। उसके बाद अगर हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं, पहली सेंचुरी की, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी एडी की, तो उस टाइम पे आबादी बढ़ते बढ़ते 30 करोड़ के करीब जो है वो पहुंच गई। अब इसी में देखें कि बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इस वजह से क्या था कि पहले लोग थे गैदर्ड हंटेड, कि यहाँ पे लोग शिकार किया करते थे इस जमाने में। तो जब शिकार करते तो फिर लोग ग्रुप्स की शक्ल में रहते, यहां से वहां, वहां से वहां, तो जिंदगी बहुत ज्यादा टफ थी। बहुत टफ होने की वजह से जो अमवात थी, शरह अमवात, वो बहुत ज्यादा थी। यानी कि अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 2 लोग ही बचेंगे। वो जैसे हमने सुना हुआ हिस्ट्री के अंदर के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे तगड़ा है, जो सबसे फिट है, वही सर्वाइव कर सकेगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जब लोग गैदर्ड हंटेड थे, ठीक है, शिकार किया करते थे, तो शिकार के लिए ग्रुप्स में रहा करते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में, और आपस में एक दूसरे के साथ भी लड़ा करते थे शिकार में, जिस वजह से लोगों की अमवात वहां पे ज्यादा थी और एक जगह रुकते तो थे नहीं। लेकिन जैसे ही ज़राअत का जमाना आया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, तो लोगों ने दरियाओं के किनारे जो है क्या किया, जाके बसना शुरू कर दिया।
तो दरियाओं के किनारे जो सिविलाइजेशंस फिर वहां पे बनी, तो क्या हुआ कि लोगों ने एक जगह जब रहना शुरू किया तो आबादी की सिक्योरिटी बढ़ गई। जब आबादी की सिक्योरिटी बढ़ी, उसकी माइग्रेशंस कम हो गई, तो नतीजे के तौर पे आबादी भी बढ़ना शुरू हो गई। वो जो शरह अमवात थी, पहले मैंने कहा जैसे 10 में से 2 लोग अगर बच रहे हैं, तो अब इसका मतलब है 10 में से 2 मरना स्टार्ट हो गए या 3 मरना स्टार्ट हो गए, और 7 लोग जो हैं वो उनको लाइफ मिल रही है। तो आबादी उसी तेजी से ग्रो करना शुरू हो गई। किस तरह कि जब लोग एक जगह रुकना शुरू हो गए। तो ये एक रेवोल्यूशन का जमाना था, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। उसके बाद हम देखें फर्स्ट सेंचुरी तक कितनी ज्यादा जो है आबादी की ग्रोथ हुई। उसके बाद डायरेक्टली हम 1750 पे आ गए, क्योंकि एक बड़ा रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो इसके करीब करीब आया। साइंस भी तरक्की करती रही। इससे पहले की जिंदगी काफी ज्यादा टफ थी। तो हम देखते हैं 1750 में आबादी 80 करोड़ पहुंच गई। फर्स्ट सेंचुरी एडी में 30 करोड़ थी, और उसके बाद 1750 में, यानी 1750 साल गुजरने के बाद आबादी सिर्फ 80 करोड़ तक बढ़ी, यानी कि बहुत कम बढ़ी। इसका मतलब है बहुत ज्यादा जितनी बढ़नी चाहिए थी उस रेशियो से नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी। और इसके अगर हम कॉजेस की बात करें कि क्या वजूहात थी कि आबादी क्यों नहीं बढ़ी, तो उसमें अगर हम हिस्टोरिकली बात करते हैं तो उसमें हम एक चीज देखते हैं हिस्ट्री के अंदर, खास करके 12th और 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी में, कि उस टाइम पे लैंड लॉर्ड सिस्टम था दुनिया के अंदर, ठीक है, जमींदारी निजाम जिसको हम कहते हैं, या जागीरदार जिसको कहा जाता है। तो उसमें यह था कि जो जागीरदार तबका था वो लोगों से, जो आम लोग थे उनसे जो है मेहनत बहुत ज्यादा करवाया करता, और उस मेहनत के नतीजे के तौर पे क्या होता कि 2-2 3-3 शिफ्ट लगती। यानी अगर नाइट शिफ्ट होती तो नाइट शिफ्ट के अंदर क्या होता जी कि मर्द काम कर रहे हैं, और डे शिफ्ट होता तो डे शिफ्ट के अंदर औरतें काम कर रही हैं। अब जाहिर बात है जब रात को मर्द काम कर रहे हैं, दिन को औरतें काम कर रहे हैं, तो उन्हें तो मौका ही नहीं मिल रहा कि आबादी जो है वो किसी तरह बढ़ सके। इसी तरह से बच्चे भी जो हैं वो सुबह 4 बजे जो है वो काम स्टार्ट करते और रात को 12 बजे तक जाते। हमें हिस्ट्री ये बताती है। तो बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होता अपने माँ बाप को देखना, इतनी टफ लाइफ होती उनको। जो जमीन के ऊपर जो लोग काम करते उनके पाँव में बेड़ियां होती, वो घर नहीं जा सकते, कहीं भाग नहीं सकते थे। जितने बड़े बड़े लोग थे जो जागीरदार थे उनको इस तरह से कैप्चर करके रखते, और लाइफ बहुत टफ थी। अब लाइफ टफ होने की वजह से, पॉसिबिलिटीज कम होने की वजह से आबादी नहीं बढ़ी, ठीक है, मौका भी नहीं मिला। अब बीमारियां बहुत ज्यादा थी। अब जाहिर बात है ऐसा तो नहीं जागीरदार उनके इलाज करवाते फिरते, तो इसलिए आबादी नहीं थी। लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, चीजें शिफ्ट होना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में कुछ आसानी पैदा होना शुरू हुई, तो आबादी ने भी एकदम से जो है वो ग्रोथ की और बहुत तेजी से आबादी बढ़ना शुरू हो गई। 1900 की बात करते हैं तो 150 करोड़ के करीब पहुंची, जो फिर भी रीजनेबल लगती थी, यानी कि 1 अरब और 50 करोड़ आबादी पहुंची 19th सेंचुरी में 1750 के बाद। लेकिन फिर अगले 75 साल में क्या हुआ कि आबादी ने जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, बीमारियां कम होती गई, जिंदगी में आसानी आती गई, ठीक है, और लोगों को जो है खास करके जो 12 घंटे की शिफ्ट थी उसको 8 घंटे पे किया गया, छुट्टी स्टार्ट हुई इंडस्ट्रीज के अंदर। तो उससे क्या हुआ कि उससे जो पेरेंट्स थे उनको मौका मिला गेट टुगेदर का, और आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। 400 करोड़ के करीब अब आबादी, देखिए सिर्फ 75 सालों में इतनी तेजी से उसने ग्रो किया, ठीक है, कि 1975 में आबादी 400 करोड़ यानी 4 अरब के करीब हो गई। और किस तरह से हुई? सिर्फ और सिर्फ उनकी तरक्की और सहूलत की वजह से। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है वो 1975 के बाद और तेज हुआ, और यही वो टाइम था 1950 से लेके 1990 तक का जो टाइम था, ये 40 साल दुनिया की आबादी के लिए बहुत अहम थे, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान की अपनी आबादी की भी अगर हम बात करें 1990 की, तो 3.9 के ऊपर थी, 3.9% जो है आबादी की ग्रोथ हो रही थी, जो बहुत ही ज्यादा थी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? 1999 की अगर बात करते हैं तो 600 अरब के करीब पहुंच गई। अब आप देखें कितने सालों में जो है, 75 के अंदर 1975 में 400 करोड़, और उसके बाद सिर्फ 99 में जो है वो 600 करोड़ पे पहुंची। और अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2025 के अंदर 800 करोड़ होगी। लेकिन आज हम 2021 के अंदर मौजूद हैं और ये टारगेट अचीव हो चुका है। तो इसका मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, उस एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा जल्दी से आबादी जो है वो दुनिया की ग्रो कर रही है। उतनी ही तेजी से आगे जा रही है इस टाइम पे आबादी, कि जैसे जैसे सहूलियात हो रही हैं वैसे वैसे अब जो शरह अमवात है, ठीक है, वो कम होती जा रही है, और लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा होती जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा आबादी बढ़ रही है। टॉप 5 कंट्रीज की अगर बात करें तो चाइना पहले नंबर पे है 1.4 बिलियन, यानी कि तकरीबन कोई 1 अरब 40 करोड़ 44 करोड़ के करीब। उसके बाद इंडिया है 1 अरब 39 करोड़ के करीब है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है 33 करोड़ के करीब जो है वो आबादी है यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की। उसके बाद इंडोनेशिया है चौथे नंबर पे 27 करोड़ तकरीबन उसके करीब। और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है कि तकरीबन 22.5 करोड़
के करीब जो है वो पाकिस्तान की आबादी और दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। जब 1950 की हम अगर बात करें तो पाकिस्तान 14वां बड़ा मुल्क था आबादी के लिहाज से, और आज पाकिस्तान 5वां बड़ा है, और फिर भी पाकिस्तान की जो रेशो है वो 2 पॉइंट से ज्यादा है आबादी की। और छठे नंबर पे है ब्राजील, जो कि तकरीबन जो है वो 21 करोड़ के करीब उसकी आबादी है, ठीक है। और रीजन की अगर बात करें तो रीजन में जो साउथ एशिया इस टाइम पे है, ठीक है, या एशिया की हम बात करें तो एशिया टॉप पे जो है आबादी के लिहाज से इस टाइम पे जा रहा है उसमें। तो यहाँ पे अगर इस मैप के अंदर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है दुनिया की आबादी बढ़ने का वो इस टाइम पे 2.1% के ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 2.1 के ऊपर जो एनुअल ग्रोथ रेट है, और दुनिया की जो आबादी है वो जो है आपको यहाँ पे इस कलर के अंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से अगर हम बात करें और देखा जाए तो 21वीं सदी के इख्तिताम पे जो है वो दुनिया की आबादी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 10.9 बिलियन होगी, यानी तकरीबन 11 अरब के करीब दुनिया की आबादी जो है वो पहुंच जाएगी, ठीक है, इस सदी के इख्तिताम पे। और इस टाइम हम अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई 2019 का जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली 7.7 बिलियन यानी कि 7.5 अरब की आबादी दुनिया की इस टाइम पे मौजूद है 2019 की, लेकिन आज हम 2021 में मौजूद हैं, ठीक है। तो दुनिया की जो आबादी है वो 2.1 की रेशियो से बढ़ रही है, जिसको बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आने वाले हैं वो ना हो। अब जो आबादी है अगर इसके हिसाब से बात की जाए कि फैक्टर्स क्या है, कि किन फैक्टर्स की वजह से एक तो आबादी बढ़ी, सबसे पहला पॉइंट ये है, और दूसरा फिर इसका इंपैक्ट क्या होगा, कि ये क्या असरात जो है वो दुनिया के ऊपर डाल रही है, ठीक है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि जिंदगी सबसे पहले बहुत मुश्किल थी, ठीक है। अब मुश्किल जिंदगी थी तो इसका मतलब क्या था कि आबादी जो है दुनिया की वो कम थी, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आसान होती चली गई, ठीक है, और जैसे आसान हुई जिंदगी तो आसानी की वजह से क्या हुआ कि जो आबादी है वो बहुत तेजी से जो है वो फैली। तो इसका मतलब ये है कि आसानी और आबादी इस दो का हम जो है वो देख रहे हैं कि हमें कोई लिंक दिखाई दे रहा है कि जितना ज्यादा जो है वो सहूलियात हो गई, जितना ज्यादा लोग जो है वो उनके लिए एक्सेस हो गई, चीजों की आसानी हो गई, तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि आबादी जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो उसमें जो बहुत ही टर्निंग पॉइंट्स थे हिस्ट्री के अंदर जो आबादी की बढ़ने के लिहाज से, उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हमने देखा सबसे पहले ज़राअत का, लेकिन उसमें भी इतनी नहीं बढ़ी, गो के बढ़ी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 के बाद हमने देखा कि बहुत तेज से आबादी बढ़ी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ी, लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हुई, ठीक है, उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। एजुकेशन की वजह से हुई, एजुकेशन की वजह से कैसे कि जब लोगों के पास तालीम आ गई तो जाहिर बात है उन्होंने अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखा, माँ बच्चे की सेहत का ख्याल रखा, तो वो जो शरह अमवात थी, ठीक है, वो शरह अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अच्छा, क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन जो है वो बेहतर हो गई। जाहिर बात है जब एक बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है तो फिर दूसरे के लिए भी इंवायरमेंट क्रिएट होता है, लेकिन जब पहले ही टफ कंडीशन है तो फिर पॉसिबल नहीं। इसी तरह से सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो है हम देखते हैं कि बहुत से कल्चर जो हैं, खास करके हम पाकिस्तानी कल्चर की ही बात करते हैं तो आप देखिए पाकिस्तानी कल्चर जो है प्रमोट करता है आबादी को, कि यहाँ पे एक्चुअली में अगर देखें हम तो इस्लाम की भी अगर हम बात करें तो बहुत से स्कॉलर्स इस बात के ऊपर, जैसे दो तरह की डिबेट्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक स्कॉलर ये कहते हैं, जो मॉडर्न स्कॉलर हम जिनको मानते हो, कहते हैं भाई आबादी जो है उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मुल्क के रिसोर्सेज के ऊपर जो है बहुत बड़ा बर्डन है। दूसरी साइड पर ये कहते हैं कि भाई आबादी को बढ़ाई जाओ, कि भाई नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है उसकी आबादी ज्यादा होनी चाहिए। तो दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल क्योंकि हमारी आबादी में जो है वो इलिटरेसी ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से जो है, और लोग जो है वो वैसे भी एक सोशल प्रेशर के तौर पे जो है वो देखते हैं कि भाई बच्चे की पैदाइश होनी चाहिए, फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये अगर बच्चियां पैदा हो रही हैं तो फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि भाई जब तक बेटा पैदा ना हो तो तब तक जो है वो फिर कोशिश करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये वो चीजें हैं जो कि यहाँ पे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं, खास करके हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, तो वो उनका सोशल पैटर्न भी है कि आबादी भाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग जो है वो ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से फिर माँ की सेहत भी बेहतर रहती है, जिस वजह से इसने भी एक फैक्टर क्रिएट किया आबादी ग्रोथ में, ठीक है। डेथ रेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कम हो गया, और बहुत ज़्यादा कम हो गया पहले के मुकाबले में। आज इस सहूलियात की ज़िंदगी में जो है वो डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ, जिस वजह से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि आबादी बहुत ही तेज़ी से फैली,
ठीक है। और दूसरा, जंगों का भी खात्मा हुआ, खास करके इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो थी, इसके बाद जो है वो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी आबादी जो है वो तबाह हुई, बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात हुई, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद माना जाता है कि जो लोग वापस घरों को आए तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आबादी के ऊपर फोकस किया, कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिला, तो उन्होंने फिर उस मौके को जो है वो कैश किया और उसके नतीजे के तौर पर उनकी आबादी जो है वो, आई एम सॉरी टू से, पर बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ी, ठीक है, खासकर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये माना जाता है। तो आप देखिए, मैंने जैसे कहा कि 1950 से लेके 1990 तक का जो टाइम है, ये टाइम दुनिया की आबादी के लिए बहुत ही क्रूशियल है और बहुत तेजी से आबादी इस टाइम के दौरान बढ़ी। तो उसमें ये फैक्टर ये मानते हैं कि जंगें खत्म हुई, लोगों ने जो है वो दुनिया पीस आया, डेमोक्रेसी आई, जमहूरियत आई, आसानियां पैदा हुई, तो उससे जो है फिर वो पेरेंट्स को भी मौका मिला ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो पैदा करने का, ठीक है। अब अगर इंपैक्ट्स की बात करें तो इंपैक्ट्स में देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ओवर पॉपुलेशन की, कि भाई माना ही जाता है कि दुनिया की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो इस दुनिया पे समा नहीं सकते। ये जो अर्थ है अब ये उनके लिए कम पड़ती जा रही है, कि अर्थ और इसके जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज अब इंसान को यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक बहुत मुश्किल है कि सर्वाइव कर सके। उसमें जैसे हर चीज आबादी से ही लिंक करती है, क्योंकि हर चीज इंसानों के लिए बनी, जाहिर बात है, तो आबादी से ही लिंक करेगी। ओवर पॉपुलेशन सबसे पहला प्रॉब्लम है। जब ओवर पॉपुलेशन होगी तो थोड़े एरिया के अंदर जब ज्यादा लोग रहेंगे, ठीक है, जहां पे 5 लोग रहते हैं वहां 10 रहेंगे, तो क्या होगा, वहां पे उसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होगी कि एक अगर जमीन है, खेत की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक खेत अगर लेट सपोज 1 मन जो है वो गंदम पैदा करता है, लेकिन अब जब आबादी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि उस खेत से ज्यादा प्रोडक्शन लेनी पड़ेगी, और इसका मतलब ये है कि ज्यादा तबाही होगी। एक तो हमें आर्टिफिशियल चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी कम हो जाएगी, दूसरा प्रॉब्लम ये होगा, और तीसरा ये है कि वहां पे और भी हजारों तरह के प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कि जब वो किसी को मिलेगा, किसी का शेयर किसी को नहीं मिलेगा, तो गुर्बत जो है वो बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसी में हम देखते हैं, अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन की बढ़ने से जो पोल्यूशन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है, और बढ़ रही है। लैंड पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए, इंसान अगर 5 लोग जो है वो जो गंदगी करते हैं, तो जहाँ पे वहाँ पे 5 लोगों की जगह 10 लोग हैं, तो वो कितनी गंदगी करेंगे, तो वो कहाँ जाएगी, लैंड उसके नतीजे के तौर पर डिग्रेड होगी, सॉइल जो है, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के थ्रू जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करके और फर्टिलाइजर्स यूज़ करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैदावार हासिल की जाए, तो जाहिर बात है सॉइल की क्वालिटी जो है वो डाउन होगी। इसी तरह से वाटर के अंदर डिग्रेडेशन होगी, ठीक है, वाटर जो है, पानी आप देखें सब गंद कहां जा रहा है, कितनी ज्यादा इंसान की जरूरत को पूरे करने के लिए फैक्ट्रीज जो बन रही हैं, तो फैक्ट्रीज अपना गंद कहां लेके जा रही है। इसी तरह से जो सीवरेज है, सैनिटेशन है, वो इतना ज्यादा आबादी की नीड्स को जब पूरा करेंगे सीवरेज सैनिटेशन के थ्रू, तो पानी में जाएगा, तो जाहिर बात है पानी की कमी भी होगी, और जो पानी मौजूद है समंदरों के अंदर उसकी भी कोई हालात नहीं। इसी तरह जो हवा है, जितने ज्यादा इंसान बढ़ेंगे उतनी ज्यादा कार्बन बढ़ेगी, ठीक है, तो जितनी ज्यादा कार्बन बढ़ेगी तो जाहिर बात है उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, उतनी ज्यादा हवा जो है वो पॉल्यूट होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो है पोल्यूशन का काज बन रही है। CO2 इमिशन बहुत ज़्यादा हो गई है, फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला। जैसे पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि भाई अगले 5 से 10 सालों के अंदर फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला होगा, कि जितनी पैदावार है उसके हिसाब से आबादी ज़्यादा बढ़ गई, तो जब पैदावार कम है और आबादी ज़्यादा है तो उसका मतलब हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इससे एक तो हमारा बहुत बड़ा ज़रिया मुबादला बाहर भी जाएगा और ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्डन भी आएगा, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, आबादी ज़्यादा है। तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, जाहिर बात है आबादी बढ़ेगी तो जंगलात कटेंगे, जब जंगलात कटेंगे तो वहां की जो लाइफ है, इकोलॉजिकल लाइफ, वो सारी डिस्टर्ब होगी, जब वो डिस्टर्ब होगी तो पूरे का पूरा एक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। जाहिर बात है जहां पे 5 लोग हैं तो वहां प्यार से भाईचारे से बात हो सकती है, लेकिन जहां पे 50 लोग हैं वहां पे किस किस की आप सुनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की आबादी जैसे बढ़ेगी वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे। इवन जिस एरिया के अंदर आबादी ज्यादा है आप देखेंगे वहां क्राइम ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज जब पूरे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगी, फिर चोरी होगी, डकैती होगी, तो ये प्रॉब्लम्स भी दुनिया के अंदर होंगे, ठीक है। हाई रिस्क होगा डिजीजेस का, कि बीमारियां बहुत ज्यादा फैलेंगी, आबादी ज्यादा होगी तो बीमारियां भी ज्यादा फैलेंगी, पेंडेमिक्स भी ज्यादा फैलेंगे। जैसे आज कोरोना की आप एग्जांपल ले लें कि आबादी ज्यादा है तो कोरोना ज्यादा तेज से फैलेगा, ज्यादा लोगों को वो नुकसान पहुंचाएगा, या और जितने भी पेंडेमिक्स आने वाले हैं या आ चुके हैं, ठीक है, तो उसमें आबादी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो इसका मतलब आबादी जो है वो डायरेक्टली असरअंदाज होती है हर चीज के ऊपर, कि जो हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है, जो हमारे इर्द गिर्द का एनवायरमेंट है उसके अंदर जो भी मौजूद है उसके ऊपर जो असर है वो आबादी का डायरेक्ट है, ठीक है। तो आबादी जो है वो, दुनिया की आबादी जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा दुनिया के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इस टाइम पे।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर जो आबादी है उसका क्या क्या हमारे पास डेटा मौजूद है और पाकिस्तान की आबादी जो है वो किस तरह से बढ़ी और हमें क्या बताती है पाकिस्तान की आबादी की हमारे लिए आने वाले टाइम में क्या क्या जो है वो क्राइसिस हो सकते हैं, किन मुश्किलात का हम जो है वो शिकार होने लगे हैं इस आबादी को लेके। अब अगर सबसे पहले अगर हम फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें तो उस पर यहाँ पे आप देखिए डेमोग्राफिक तो पाकिस्तान का ये जो आपको यहाँ पे मैप दिखाई दे रहा है इसमें आपको दिखाई देगा कि इस टाइम पे जो पाकिस्तान की आबादी है ये 2017 का सेंसस है, इसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो तकरीबन 20.5 करोड़ के करीब पाकिस्तान की आबादी है 2017 के अकॉर्डिंगली। और इस टाइम पे जो रफ एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंगली माना जाता है कि तकरीबन कोई 22.5 करोड़ के करीब पाकिस्तान की आबादी जो है वो है, ठीक है। ग्रोथ रेट आप देख लें 2.0 है इस टाइम 2021 के हिसाब से, जो ग्रोथ रेट चल रहा है आबादी का जो बहुत ज्यादा है, जो पहले 1.9% था, ठीक है। सबसे पहले 3.4 पे था 1990s के अंदर से लेकर 2004 तक, उसके बाद ये नीचे आया लेकिन फिर से दोबारा से अब ये जो है वो ऊपर जा चुका है 2.0 के ऊपर। बर्थ रेट आप देखें 1000 के अंदर 29.8 है और इसी तरह से डेथ रेट आप देखें 7.5 है 1000 की आबादी के अंदर, ठीक है जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देखें तो 70 ईयर्स जो है इस टाइम पे यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर लाइफ मौजूद है कि आप एवरेज लाइफ 70 साल मजे से एंजॉय कर सकते हैं। मेल अगर आप देखें उनकी तो 69.9 है और फीमेल जो है 70, यानी कि औरतें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जो है 1 साल जिएंगी अपने मर्दों से। अच्छा, इसी तरह से अगर फर्टिलिटी रेट देखें तो 3.56 है, चिल्ड्रन एक जो औरत है वो पैदा कर सकती है, इसका मतलब 4 बच्चे तकरीबन जो है वो एक औरत पैदा कर रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप देखें तो 53.86 पर 1000 है, जो पहले बहुत ज़्यादा था, जो पहले जो है तकरीबन कोई 360 के करीब था लेकिन अब वो 53 पे आ गया, क्योंकि हेल्थ की और सहूलियात जितनी ज़्यादा बेहतर हुई हैं तो उतना ही ज़्यादा जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी के ऊपर जो है वो असर पड़ा है इसका, ठीक है। और सबसे ज़्यादा 15 से 64 ईयर्स तक की जो आबादी है, जो कहा जाता है भाई यंग पॉपुलेशन है, तो वो 60% पाकिस्तान की आबादी है। उस लिहाज से अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर लैंग्वेजेस का कि भाई किस तरह से कौन कौन से कल्चर में ज़्यादा आबादी जो है बढ़ती जा रही है, जाहिर बात है जिनकी आबादी ज़्यादा थी उनमें ज़्यादा ही बढ़ेगी, जिसमें पंजाब जो है वो पंजाबी स्पीकिंग सबसे ज़्यादा आ रही है। 44.2% जो है इस टाइम पाकिस्तान में लोग पंजाबी बोलते हैं, इसलिए पाकिस्तान को एक तरह से कहा जाता है कि भाई ये तो है पंजाबी, ठीक है। उसके बाद पश्तून है 15% पे, फिर सिंधी है 14% पे, फिर सराइकी है 10% पे, फिर उर्दू है 7.6% पे, फिर बलोची है 3.6 पे, फिर हिंदको है 2.0 पे, फिर ही है 1.04 पे, और फिर अदर लैंग्वेजेस हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं एक्चुअली में ये भी बताती हैं कि भाई कहां कहां आबादी किस रेशो से और कितनी तेजी से बढ़ रही है। इस पिक्चर में देखिए तो पाकिस्तान के टॉप 13 सिटीज हमारे पास आ रहे हैं कि जहां पे आबादी बहुत ज्यादा है, जिसमें आप टॉप पे देखें तो कराची और लाहौर जो है यहाँ पे तकरीबन जो है वो 1 अरब के करीब है, यानी कराची में 1.5 अरब के करीब आबादी है और लाहौर के अंदर कोई 1.25 अरब के करीब जो है वो आबादी मौजूद है, यानी बिलियन में आबादी जा चुकी है इन 2 शहरों की। उसके बाद फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला, पेशावर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कोयटा, और ये जो है ये बड़ी बड़ी आबादी वाले जो है हमारे टॉप 13 सिटीज इस टाइम पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसका मतलब जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरी आबादियां हैं, ठीक है, जिसको हम शहरी आबादियों का बढ़ाव कह रहे हैं, अर्बनाइजेशन, वो बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है कि इन शहरों के गिर्द जो छोटे छोटे देहात थे वो भी अब इन शहरों का हिस्सा बन चुके हैं, या लोगों ने जो माइग्रेशंस की वो इस एरिया में बहुत ज्यादा हुई। उसमें अगर हम बात करें हिस्टोरिकली तो देखिए हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो पाकिस्तान जिस टाइम पे आज़ाद हुआ, ठीक है, 1950 की आबादी की अगर हम बात करते हैं या 1951 की, तो उस टाइम पे 3.3 मिलियन की आबादी थी, तकरीबन कोई 3.3 करोड़ की आबादी थी पाकिस्तान की, ठीक है। अब ये पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, हम अपने मगरबी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिसमें मशरकी पाकिस्तान भी शामिल था। जो मशरकी पाकिस्तान था उसकी तकरीबन कोई 7.5 के करीब थी, 7.5 करोड़ के करीब आबादी थी, ठीक है, जो कि इस टाइम पे जो है वो तकरीबन 17 से 18 करोड़ और पाकिस्तान 22 करोड़ के से ऊपर जा चुका है। तो 3.5 थी और उस टाइम पे जो है आबादी क्योंकि दोनों की बराबर थी, एक साइड पे ज़्यादा थी एक साइड पे कम थी, यानी हमारा जो पाकिस्तान है मगरबी जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं तो वो आधा था, लेकिन उस साइड पे जो है वो डबल था, लेकिन आज वो हमसे कम हो गया और हम उनसे ज़्यादा हो गए, इतना ज़्यादा। 2004 की अगर हम बात करते हैं तो 2004 में पाकिस्तान की जो आबादी थी वो तकरीबन कोई 15 करोड़ के करीब थी, ठीक है, यानी 2004-5 में पाकिस्तान की आबादी 15 करोड़ के करीब थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि 2020 में
जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये 20 करोड़ हो जाएगी, ठीक है, 2020 में ये 20 करोड़ हो जाएगी, और आज हम 2021 में मौजूद हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ की आबादी है। इसका मतलब जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो प्रेडिक्शन से ज्यादा हुई, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी जो ग्रोथ है वो प्रेडिक्शन से ज्यादा हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो, तो पहले जो रेट था वो बहुत ज्यादा था, फिर कम हुआ, लेकिन अब जैसे मैंने कहा फिर जो है पहले 3.4 पे था ग्रोथ रेट पाकिस्तान की आबादी का, फिर 1.9 पे आया, उसके बाद रिड्यूस हो गए, ठीक है, उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से जो है वो अब 2.0 पे है इस टाइम पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है उसका, और तकरीबन हर 1 मिनट के अंदर 8 बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। बात को समझ रहे हैं? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स के अंदर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 8 बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं, और 48% मेल है पाकिस्तान की आबादी में और 52% फीमेल है पाकिस्तान की आबादी में। तो 210 मिलियन जो है वो 2020 तक, यानी कि, और अगर एक्सपेक्ट किया जाए इस लिहाज से, ठीक है, तो इस लिहाज से ही कहा जाता है कि 2030 में जो पाकिस्तान की आबादी है वो तकरीबन कोई 24 करोड़ के करीब, लेकिन जो रेशियो दिखाई दे रही है उस हिसाब से ये तकरीबन कोई 27 से 28 करोड़ के करीब जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो उसमें अगर हम 2017 के सेंसस की बात करते हैं कि 2017 जैसे मैंने आपको शेयर किया सामने डेटा कि उसमें हमने देखा कि तकरीबन कुछ 20.5 करोड़ के करीब पाकिस्तान की आबादी थी, और एनुअल रेट जो था वो 2.0 पे उस टाइम पे जा रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, और पॉपुलेशन जो है वो 2000 अगर 92 यानी 2092 की बात करें, इसी 21st सेंचुरी की बात करें, पूरी सेंचुरी के एंड तक, तो पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन जो है 4.068 बिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी कि बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान की आबादी जो है वो बढ़ने जा रही है इस सेंचुरी के एंड तक, अगर इसी तरह से 2.0 के हिसाब से ही हमारा जो है वो ग्रोथ रेट रहा तो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है। अब अगर इसके इंपैक्ट्स की बात करें कि भाई इसके असरात क्या हो रहे हैं या क्या होने लगे हैं, बहुत से हो रहे हैं। जैसे हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन की भी बात की कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन का है, कि वो आलूदगी है, कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो वैसे वैसे आलूदगी बढ़ेगी, वैसे वैसे चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ेगा, ठीक है। फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान को होने जा रहा है कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत होने जा रही है, अभी भी मौजूद है, अब आगे मजीद होगी। हाउसिंग का बहुत बड़ा इशू है, आप देखें कि यहाँ पे बड़े शहरों के ऊपर जो है वो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो रोडों के ऊपर सोते हैं क्योंकि उनके पास घर मौजूद नहीं है। जॉबलेसनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि जॉब्स जो है वो अब तो कोरोना की वजह से और ज्यादा हालात खराब हो गए, तो पहले भी जो है वो बहुत ज्यादा था कि जॉब्स का बहुत बड़ा इशू था। जाहिर बात अब जब जॉब्स नहीं होंगी तो क्या होगा, गुर्बत होगी, उसके नतीजे के तौर पे जब गुर्बत होगी तो वो जो आबादी भी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी, बहुत मुश्किल, बहुत टफ लाइफ जिएगी। एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आबादी जितनी है उस लिहाज से स्कूल हमारे पास मौजूद नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, हेल्थ की सर्विसेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। आप जो है वो किसी भी चले जाएं जीएचक्यू के अंदर, किसी भी जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाएं तो आपको वहां के हालात देखने को मिलेंगे। अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम भी है। ग्रोथ भी होती है लेकिन जब इस तरह से जो है बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ेगी बगैर किसी सेफ्टी मैयर के, तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे। जैसे आज आप देखें कराची के अंदर देखें, लाहौर के अंदर देखें तो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है शहरों के अंदर, तो वहां पे प्रॉब्लम्स भी उतने ज्यादा जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे आपने देखा कुछ उलमा ने फतवे भी दिए, तारिक जमील साहब या बाकी लोगों ने, कि भाई आबादी जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बहुत से बाकी जो फैक्टर्स हैं उससे जो है वो लिंक हो रहे हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, वो सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पे इंकरेज करता है कि भाई बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा हों, ठीक है, और लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हों। ऊपर से तालीम की जो कमी है वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, मैं ना किसी की फेवर में बात कर रहा हूं ना किसी के अगेंस्ट में, ठीक है, ओवरऑल एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की आबादी ज्यादा है और ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा कर रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी माल्थस साहब की थ्योरी के ऊपर कि उन्होंने क्या कहा था आबादी के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये समटाइम ज्योग्राफी के अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो है वो पूछा जाता है कि जो थॉमस माल्थस थे, इनकी जो थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ की, ये क्या कहते हैं कि जो आबादी है वो किस तरह से जो है वो बढ़ती है। तो अब यहाँ पे नॉर्मली जो बहुत से जोग्राफर्स हैं उन्होंने अपना अपना डाटा दिया, लेकिन जो माल्थस साहब थे इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने 18वीं सेंचुरी के अंदर क्या कहा कि जो आबादी है वो बढ़ती है ज्योमेट्रिक एक प्रोग्रेशन के थ्रू और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू, जो हमारी फूड है वो बढ़ता है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि आबादी कैसे बढ़ रही है, 1 2 4
8 और 16 और इस तरह से 32। तो ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसके थ्रू जो है वो आबादी बढ़ रही है, ये कहा माल्थस साहब ने। लेकिन कहा कि जो फूड बढ़ रहा है, जैसे जैसे फूड सप्लाईज बढ़ रही हैं, वो अरिथमेटिक है, यानी कि वो 1 2 3 4 और 5 और सिंपल, वो सिंपली जो है वो एक लाइन में चल रही हैं। तो इसका मतलब देखिए कर्व का कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया कि एक साइड पे जो है वो सिंपल आबादी बढ़ रही है जैसे उसे बढ़ना चाहिए नेचुरल वे के अंदर, लेकिन दूसरी साइड पे जो आबादी बढ़ रही है वो बिल्कुल जो है वो उसका कर्व ही चेंज हो गया। तो यहां पे ये कर्व आपको दिखाया जा रहा है कि आबादी का जो रेड लाइन है जो आपको दिखाई दे रही है, रेड लाइन है जो पॉपुलेशन की किस तरह से बढ़ रही है, ठीक है, और उसके नीचे के तौर पे जो हमारे पास जो फूड रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, क्राइसिस पैदा हो रहा है, क्राइसिस बहुत ही शदीद और बहुत ही स्फीयर किस्म का पैदा हो रहा है कि आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं, और सबसे बड़ा जो हम ये कहते हैं कि भाई दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं है, ठीक है, इंसाफ नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि भाई जो है वो अमीर मुल्क ज्यादा खा रहे हैं, गरीब कम खा रहे हैं, उनको फूड नहीं मिल रहा। आज आप अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में देखें फूड सिक्योरिटी कहां पे है, वो बेचारे जो है वो चूहे खाने पे मजबूर हैं, और ये हकीकत है कि वहां पे वो गोश्त की शक्ल में जो है वो चूहा खाते हैं और उनको जो है वो अलाउ किया हुआ है। खास करके मेडागास्कर की आप अगर बात करें तो वहां पे देखें पूरी रिपोर्ट बनी हुई है यूएन की, तो उनके पास खाने को कुछ नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है, उसके जिम्मेदार माना जाता है ये आबादी है, कि आबादी की जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा है जिस वजह से वहां पे फूड पहुंच नहीं पाता, और ये जो अमीर मुल्क हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि अमीरों के हाथ से जो बचेगा, जो सबसे ऊपर से जो इलीट क्लास दुनिया के ऊपर बैठी हुई है, सबसे पहले रिसोर्सेज उनके पास जाते हैं, उनसे जो बचता है वो आहिस्ता 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 नीचे पहुंचता है। तो जो सबसे नीचे तबका है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं खते गुर्बत से नीचे है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, तो वहां उनके पास कुछ नहीं पहुंचता, कुछ भी, जैसे मैंने कहा चूहे मार के खाते हैं, जो पहुंचता भी है वो किसी काबिल नहीं होता कि वो सारे के सारे जो फूड रिसोर्सेज हैं वो पहले ये जो ऊपर की क्लासेस हैं ये खा जाती हैं, ठीक है। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या, कि भाई आबादी जितनी तेज से बढ़ेगी उतना ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। अब माल्थस साहब ने जैसे कहा तो इस पे बहुत सी तनकीद भी हुई। इन्होंने क्या कहा जी कि जो सबसे मेजर एलिमेंट है वो क्या है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और जो फूड सप्लाई है इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, डबल ट्रिपल होके, जबकि फूड सप्लाई जो है वो नॉर्मल बढ़ रही है। तो इससे एक टाइम आएगा कि आबादी जो है उसका प्रॉब्लम आएगा। तो हकीकत में इन्होंने तो 18वीं सेंचुरी में ये बात कही, तो आज आप देख लें कि आज हम 21st सेंचुरी के अंदर मौजूद है और हमें इनकी बातें हकीकत दिखाई दे रही हैं कि ऐसा ही है, ठीक है। तो इसलिए चेक होना चाहिए पॉपुलेशन के ऊपर, आबादी का कंट्रोल होना चाहिए और पॉजिटिव चेक्स होने चाहिए, ठीक है जी, और प्रिवेंटिव चेक्स भी होने चाहिए। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो किया गया, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं है, उसमें क्रिटिसिज्म क्या किया गया कि जो वेस्टर्न यूरोप है वहां पे टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से फूड सप्लाई जो है वो बेहतर हुई। इनका ये कहना है कि भाई आप ये कहते हैं कि फूड को हम बेहतर नहीं कर सकते, यानी वो जो डिटर्मिनिज्म वाली डिबेट थी कि भाई जितनी जमीन है उतना ही उससे जो फूड है वो तय है, वो निकलेगा। तो कहा ऐसा नहीं है, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो एडवांसमेंट है उसने क्या किया, फूड की सप्लाई को बढ़ा दिया, खासकर वेस्टर्न यूरोप की एग्जांपल दी जा रही है, इसलिए आप गलत हैं, ठीक है। एक तो ये कहा गया। दूसरा कहा गया कि जो लिमिटेड फूड सप्लाई है, ठीक है, वो क्यों है जी, वो इस वजह से है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, कि इसलिए नहीं कि फूड की कमी हो रही है कि आबादी ज्यादा है, बल्कि जो जमीन जो है, जो काबिल काश्त रकबा जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी, तो काबिल काश्त रकबा जो है वो कम है, जिस वजह से जो है फूड की सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। इसी से कहा जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है पॉपुलेशन की, ठीक है, और अरिथमेटिक ग्रोथ जो है ये कोई मतलब हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा है नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो चलें, अगर हम ये मानते हैं, इस क्रिटिसिज्म को भी मानते हैं, इस तनकीद को भी हम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि आबादी का जो फ्लो है, जो ग्रोथ है आबादी की, ठीक है, वो आबादी की ग्रोथ हकीकत में जो फूड की ग्रोथ है उससे तेजी से बढ़ रही है। ये तो हर एक को दिखाई दे रहा है, यानी जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है उस तेजी से फूड जो है उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी है उसका इशू तो पैदा होने लगा है। और ये माल्थस साहब ने कब कह दिया था, 18वीं सेंचुरी के अंदर, यानी 1779 या 80 के अंदर जो है उन्होंने ये थ्योरी अपनी दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी एक और ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है जी पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, या फिर अर्बनाइजेशन भी से कहते हैं, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी भी से जो है वो कहा जाता है। पुश एंड पुल फैक्टर्स नॉर्मली क्या है माइग्रेशन के अंदर, कि वो अवामिल जो हैं जो कि किसी भी जगह से आबादी को किसी दूसरी साइड पे धकेलते हैं या खींचते हैं। यानी धकेलने वाले आबादी को अवामिल और आबादी को खींचने वाले अवामिल क्या हैं, कि कोई भी अगर आबादी है एक साइड पे, यहां पे लेट्स सपोज एक आबादी बस्ती है, लोग मौजूद हैं, ठीक है,
और यहां से अगर वो लोग जाते हैं शहरों की तरफ, ये लेट्स सपोज एक देहात है या एक एरिया है, तो यहां से माइग्रेशन करके जाएंगे शहरों की तरफ, तो इसका मतलब क्यों जाएंगे, वो रीजन क्या है कि क्या चीजें हैं जो इन्हें पुश कर रही हैं शहर की तरफ, और शहर के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो इन्हें पुल कर रही हैं कि भाई आप आओ शहरों की तरफ आओ। ठीक है, तो पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या हैं, और इस वजह से अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा इशू है कि जो शहरी आबादियां हैं वो बहुत तेजी से जो है बढ़ रही हैं, शहर जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुके, तो उसके प्रॉब्लम्स भी हैं। अब उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या हैं, ये किसी साइड पे पुल फैक्टर्स हैं, किसी साइड पे पुश फैक्टर्स हैं। लेट्स सपोज इकोनॉमिक फैक्टर जो है, अगर कोई एरिया देहात की बात करते हैं तो देहात में क्योंकि इकोनॉमिक फैसिलिटीज कम है, इकोनॉमिक जो है सेक्टर कम है, ग्रोथ उसकी, इसका मतलब ये है कि देहात क्या करता है, पुश करता है शहरों की तरफ, और लोग इस वजह से जाते हैं शहरों की तरफ, और शहरों के अंदर क्योंकि फैसिलिटीज ज्यादा हैं इसलिए शहर पुल कर रहे हैं। तो अगर ये चीजें हम शहरों के लिहाज से देखेंगे तो ये पुल फैक्टर बन जाएंगी, और अगर हम देहातों के लिहाज से देखेंगे तो ये पुश फैक्टर बनेंगी। देहात के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर कम है, ये पुश फैक्टर है, जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम है, ये पुश फैक्टर है। सोशल सेक्टर जो है, सोशल फैक्टर्स जो है बहुत से, यानी कि वहां पे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, वहां का डे एंड लाइफ जो लिविंग स्टाइल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो मुश्किल है, तो इस वजह से ये पुश फैक्टर हो गया। लिविंग फैसिलिटीज कम है, तो ये सारी की सारी चीजें पुश फैक्टर जो है वो बना रही हैं। वहीं पे पुल फैक्टर क्या है कि ये सारी चीजें शहरों के अंदर बहुत अच्छी हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो पुल कर रही हैं वो सारी की सारी चीजें लोगों को कि आप यहां पे आके रहें। तो लोग जो है वो पिछले 30-40 सालों में बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई शहरों से देहातों की तरफ, देहातों से शहरों की तरफ, सिर्फ इसलिए कि उनको वहां पे बहुत ज्यादा सहूलियात जो है वो मिली। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत से आ जाते हैं यहां पे, कि जो सियासी जो दबाव है किसी इलाके के अंदर, लेट सपोज अगर कोई इलाका जो है पॉलिटिकली वहां पे ज्यादा सहूलियात नहीं है या कम लोग, जैसे अब कहते हैं जैसे जो लोग जो है कम्युनिज्म या सोशलिज्म में रहते हैं रशिया के अंदर, जो अब तो खैर चेंज हो गया, या चाइना के अंदर, तो वो कोशिश करेंगे कि भाई वो कैपिटलिस्ट मार्केट्स की तरफ जाएं, तो वहां से भी वो एक किस्म का उनके लिए पुश फैक्टर होगा, और दूसरी साइड पे पुल फैक्टर होगा। इसी तरह से छोटे एरियाज के अंदर जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, तो वहां से भी लोग जो है शिफ्ट होंगे। सिक्योरिटी फैक्टर बहुत बड़ा है, जहां पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी फैक्टर, जैसे अब माना जाता है जी कराची से लोग बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। इसी तरह से छोटे एरिया से लोग बड़े शहरों की तरफ जाते हैं सिक्योरिटी की वजह से। रिलीजियस फैक्टर्स हैं, जहां पे माइनॉरिटीज रह रही हैं, वहां पे माइनॉरिटीज के लिए इश्यूज हैं, तो वो जाहिर बात है वहां से माइग्रेशन करेंगी। कल्चरल फैक्टर्स हैं, जहां पे उनको कल्चरल प्रॉब्लम होगी, तो जाहिर बात है वहां से भी वो दूसरे की तरफ जाएंगे। और फिर अडॉप्टेशन प्रॉब्लम होगी कि वो लोग जिस एरिया के अंदर रहते हैं वो उस कल्चर के अंदर अगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उनको जाहिर बात है फिर शहरों के अंदर रहना पड़ेगा सहूलियात के लिए, या बड़े ममालिक की तरफ जो है वो उन्हें माइग्रेशन करनी पड़ेगी एक दूसरे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखें आप, जैसे इराक के हालात बने हुए हैं, शाम के जो हालात बने हुए हैं, तो वहां से कितनी बड़ी माइग्रेशन हो रही हैं टर्की के अंदर या फिर जो है वो यूरोप के अंदर। खास करके इसकी जो रिसेंट एग्जांपल हमें देखने को मिलती है माइग्रेशन या पुल एंड पुश फैक्टर्स की, वो अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलती है कि किस तरह से जब अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो तालिबान का टेक ओवर हुआ, तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि एयरपोर्ट कितने दिन हमने देखा कि जैम रहा। और क्यों जैम रहा, क्योंकि लोग जो है वो माइग्रेशन कर रहे थे, और वो जो है वो क्या हो रहा था, उनके जो हालात थे वो उन्हें पुश कर रहे थे, और दूसरे जो हालात थे बाहर के वो उन्हें पुल कर रहे थे कि आप अफगानिस्तान को छोड़ें और बेहतर सहूलियात की तलाश में आए। तो पुश फैक्टर्स भी हम देखते हैं जी, फ्यू सर्विसेज हैं, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अनहैप्पी लाइफ है, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वॉर्स हैं, और शॉर्टेज ऑफ फूड है। ये चीजें क्या करती हैं। अच्छा, इसी तरह से पुल फैक्टर के अंदर हम देखते हैं जो खींच रही हैं मैग्नेट की तरह लोगों को, और लोग वहां पे जा रहे हैं। उसमें एक्सेस ऑफ सर्विसेज है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मोर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज हैं, अच्छा बेटर ट्रांसपोर्ट लिंक्स है, इंप्रूव्ड लिविंग कंडीशंस हैं, और होप फॉर अ बेटर वे ऑफ लाइफ और फैमिली लिंक्स हैं। यानी कि यहाँ पे हर चीज जो है वो बेहतर है, और यहाँ पे हर चीज जो है वो मुश्किल है। तो इसलिए जो है वो लोग पुश एंड पुल फैक्टर के थ्रू जो है इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह उनकी माइग्रेशन हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। दुनिया के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में, जैसे मैंने कहा, आबादी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये भी आबादी से जो है वो लिंक किया हुआ एक टॉपिक है, और वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि शहरों का बढ़ाव,
ठीक है, शहरों के अंदर आबादी का बढ़ाओ या शहरों का बढ़ाओ, शहरों में जो है वो आबादी की बहुत ज्यादा जो है वो डेंसिटी का बढ़ जाना, यही अर्बनाइजेशन है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन में हम देखते हैं, आप देखिए यहां पे एक आपको मैप दिखाई दे रहा है कि इसमें जैसे हम लास्ट में बात कर चुके हैं पुल एंड पुश फैक्टर्स की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो बड़े शहर हैं दुनिया का कोई भी मुल्क है, वहां पे हर एक 2-3-4 शहर ऐसे हैं जो बड़े शहर हैं, जहां पे फैसिलिटीज हैं, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी वहां पे पुल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो लोग वहां पे जाते हैं, जिस वजह से वहां पे अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा फैल जाती है। जैसे अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं तो पाकिस्तान में देखिए कि कराची और लाहौर की हम बात करते हैं कि यहां पे 1 अरब से ज्यादा की आबादी है। तो क्यों है इसका मतलब, पूरे पंजाब से लोग जो है वो आ रहे हैं लाहौर के अंदर, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे हर चीज में जो है वो आसानी है। इसी तरह सिंध से या पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो कराची जाते हैं, जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, इसलिए लोग वहां पे जाते हैं। तो ये क्या है, ये पुल फैक्टर्स हैं उनके लिए, और जिन इलाकों से जा रहे हैं वहां पे पुश फैक्टर्स हैं, इस वजह से वो जा रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए दुनिया की आबादी अगर वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखें अर्बनाइजेशन में, तो सबसे टॉप पे जो कंट्रीज है जहां पे 80 से 100% अर्बनाइजेशन है, वो कंट्रीज हैं जहां पे जो है डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है हमें, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स 81%, हम ये मानते हैं कि 81% के साथ सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड एरिया है। ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका दुनिया में इस टाइम पे सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है, इसी वजह से वो सबसे ज्यादा डेवलप भी है, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता भी है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि अर्बनाइजेशन अगर नुकसान करती है तो फायदा भी तो देती है, कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई पिछले 30-35 सालों में वो उन्हीं इलाकों के अंदर या दुनिया के उन्हीं ममालिक के अंदर हुई जहां पे अर्बनाइजेशन बड़ी तेजी के साथ। लेकिन जहां पे अर्बनाइजेशन नहीं बढ़ी वहां पे ग्रोथ नहीं हो सकी, क्योंकि अब जैसे जैसे शहरों में मूव करेंगे तो जाहिर बात है वैसे वैसे आप ज्यादा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिस्सा बनेंगे और उस मुल्क को जो है वो तरक्की हासिल होगी। तो अमेरिका सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद हम देखते हैं जी साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील है, यहां पे बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन है। ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा है। इसी तरह से यहां पे मिडिल ईस्ट की आप बात कर लें तो मिडिल ईस्ट के अंदर यहां पे अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखें अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है। यूरोप के अंदर आप देखें तो यहां पे आपको अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा दिखाई देगी। तो ये वो एरियाज हैं जहां पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है, लेकिन तरक्की भी इन एरियाज के अंदर ही सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता यही मुल्क हैं कि यहां पे अर्बनाइज आबादी है, तो लिटरेट लोग हैं, जाहिर बात है एजुकेटेड हैं, तो उनके पास उतना ही ज्यादा फैसिलिटीज हैं और वो उतना ही ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी साइड पे आप देखें सबसे कम जहां पे है 0 से लेकर 20% तक जहां पे अर्बनाइजेशन है, क्योंकि वहां एक तो लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज है ही नहीं कि वो अपनी जिंदगी को वहां से चेंज करके कहीं और जाने का सोच सके। तो ये अफ्रीका के कंट्रीज आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं यहां पे, और उसमें भी जो है वो दूसरे नंबर पे 20 से 40 नंबर पे जहां पे अर्बनाइजेशन है उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यानी पूरे का पूरा साउथ एशिया शामिल है। कि साउथ एशिया के अंदर भी जो है वो माइग्रेशंस कम है, इसीलिए साउथ एशिया दुनिया के सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद है और यहां पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हो रही है। उसके बाद जहां पे एवरेज है वो उसमें आप देखें, एक तो जो है ये साइड आपको दिखाई दे रही है अफ्रीका की, और दूसरा यहां पे चाइना आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं ये सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, तो ये जो एरियाज हैं, ठीक है, तो यहां पे जो है वो एवरेज है कि यहां पे देहातों के अंदर भी आबादी मौजूद है और शहरों के अंदर भी जो है वो आबादी मौजूद है। लेकिन अगर हम साउथ एशिया जहां पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसकी बात करते हैं, तो उसमें हम ये मानते हैं कि अर्बनाइजेशन पिछले 30-35 साल में पाकिस्तान में बढ़ी, लेकिन फिर भी उतनी नहीं बढ़ी। इसी वजह से जो है वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दुनिया के दूसरे ममालिक से कम है। तो इसका मतलब तरक्की भी मौजूद है, लेकिन वहां पे साथ में प्रॉब्लम्स भी हैं। वो जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी है, तो साथ में जो थ्रेट्स हैं वो भी हर टाइम मौजूद होते हैं। तो ये दुनिया मैप पे अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई पुश एंड पुल फैक्टर्स और अर्बनाइजेशन क्या है। अब उसमें हम देखते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें अर्बनाइजेशन की, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि तरक्की तो हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? ओवर पॉपुलेटेड सिटीज हो गए, जो शहर हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो चुके हैं कि अगर एक शहर पहले उसकी ये बाउंड्रीज थी तो बाउंड्रीज तो अब भी उतनी ही हैं। ठीक है, गो के बाहर तक वो फैल जरूर चुका, लेकिन ओरिजिनल सिटी तो वहीं पे मौजूद है। तो यहां पे अगर 10 लाख लोग रह सकते थे तो अब यहां पे अगर 50 लाख लोग रहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि यहां का जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो आबादी है, वो क्या वहां पे हालात क्रिएट कर रही होगी? ये नीचे वाली पिक्चर आप देखें कि वहां पे फिर किस तरह से हालात होंगे, ट्रैफिक के क्या हालात हैं, पोल्यूशन के क्या हालात हैं। इसी तरह से रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनफेयर हो जाएगी, वहां पे सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे, छोटे छोटे घरों में लोग रहेंगे, थ्रेट्स होंगे, चोरियां बहुत ज्यादा होंगी, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगे, पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज होगा। जहां पे 10 गाड़ियां घूमती और वहां पे 50 गाड़ियां घूमेंगी तो जाहिर बात है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज होगा, इंक्रीज होगा वायलेंस जो है, वहां पे क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब अर्बनाइजेशन को स्टॉप कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन है। सम टाइम
पूछा जाता है कि भाई अर्बनाइजेशन जो है इसको स्टॉप कैसे किया जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि जो छोटे एरियाज हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि भाई छोटे एरियाज, जो छोटे इलाके मौजूद हैं, जो देहात हैं, ठीक है, उनको जो है वो फैसिलिटेट कर दिया जाए। अगर वहां पे स्कूल कॉलेज जो है वो बना दिए जाएं, हेल्थ फैसिलिटीज दे दी जाएं, तो इसका मतलब है लोग वहां से माइग्रेशन नहीं करेंगे। उनके जो पुश फैक्टर्स हैं उनको जो है वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाए, या जो पुल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको कम कर दिया जाए, तो भी वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। रैपिड डेवलपमेंट जो है इसका फायदा भी है, जैसे मैंने कहा बेनिफिट्स हैं अब अर्बनाइजेशन के, तो बहुत तेजी से तरक्की होती है अर्बनाइजेशन के अंदर, जैसे पिछले 30-35 साल में पाकिस्तान में भी तरक्की हुई, ठीक है। अच्छा, बेटर हेल्थ और एजुकेशन की सर्विसेज मैसर होती हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, 24/7 सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं कि देहातों की तरह मगरिब के टाइम पे सब बंद हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मिल जाता है वहां पे, और इस टाइम पे माना ही जाता है कि 2050 के अंदर जो है वो 2/3 दुनिया की जो आबादी है, ठीक है, यानी अगर दुनिया की आबादी के हम 3 हिस्से करते हैं, तो उन 3 हिस्सों में से जो 2/3 है वो कहां पे रहेगी जी, वो आबादी, यानी ये जो बहुत बड़ी आबादी है ये अर्बनाइज्ड हो जाएगी 2050 तक। तो इसका मतलब वैसे ही प्रॉब्लम्स भी जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अर्बनाइजेशन जहां पे जो है वो सहूलियात लेके आ रही है, जहां पे बहुत आसानियां पैदा कर रही है लोगों के लिए, वहां पे प्रॉब्लम्स भी जो है वो क्रिएट हो रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है, सवाल ये है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन को रोका नहीं जा सकता। जो शहरी तरक्की है, जो शहरों के अंदर आबादी का जो बढ़ाव है, उसको रोका नहीं जा सकता, ये समझ कम किया जा सकता है या फिर उसको मैनेज किया जा सकता है। तो इसका मतलब हमें सस्टेनेबल जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना होगा, कि सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है कि जिसमें अगर आबादी आ रही है तो वैसे वैसे शहरों को भी इंक्रीज किया जाए, उसके जो सिस्टम है उसको भी इंक्रीज किया जाए, या छोटे शहरों को वहां पे बसाया जाए उसके गिरदोनवा के अंदर, बड़े शहर के गिरदोनवा में, तो वो जो लोग आ रहे हैं उनको एक जो है वो अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी मिले, तो जिससे जो है वो शहर जो है वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होके फासले फासले पे वहां पे ग्रोथ पैदा हो सके। तो इसका मतलब सस्टेनेबिलिटी जो है वो वही जो है वो इसका एक सोल्यूशन है। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स जो है वो हमने डिस्कस की, और ये मल्टीपल टॉपिक्स अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर समटाइम जो है वो पूछे जाते हैं या किए जाते हैं। तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और एट द एंड फीडबैक के लिए आपका कमेंट सेक्शन मौजूद है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।